सभी का अपने चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज का अपना टॉपिक है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनके ऊपर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। फैक्टर ऑन विच कुतिया वाला विच रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ADSORPTI1 एड्सॉर्प्शन डिपेंड। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, तो एक एक को चलो लिख लेते हैं। पहला नेचर ऑफ ADSORBAT एब्जॉर्बेट। सेकंड आ जाएगा नेचर ऑफ ADSORBENT एब्जॉर्बेंट। तीसरा आ जाएगा नेचर या फिर केमिकल नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट बेट। ठीक, तीसरा आ जाएगा चौथा आ जाएगा टेम्परेचर। पांचवा आ जाएगा फिफ्थ प्रेशर। छठवा आ जाएगा VI। छठवा आ जाएगा आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एरिया और सरफेस एरिया SURFACE सरफेस एरिया। ठीक, तो ये और भी अदर फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि अपन यहाँ गिन नहीं रहे हैं, तो इसको लिख लो। तुरंत आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। चलो, पहला फैक्टर अपना नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। किस तरह से नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट के ऊपर अपना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिसको याद है अच्छी बात है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट होता क्या है। एब्जॉर्बेंट्स आर दी स्मॉल पार्टिकल्स, ICLES स्मॉल पार्टिकल्स जो कि हम ऐड करते हैं। ठीक, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, सरफेस। ठीक, तो बाद में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए अभी बता दे रहा हूं। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट के नेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है ये अपने को समझना है। ठीक, तो अगर नेचर तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो होगा सॉलिड, या तो होगा लिक्विड, या होगा गैस। तीन ही टाइप्स के नेचर से कोई भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है, सॉलिड नेचर या गैस। ठीक, तो अगर मैं मान के चलता हूं कि जो हमारा एब्जॉर्बेंट है वो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, अगर तो क्या होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे कम होगा। लिक्विड में है तो थोड़ा ज्यादा होगा, और गैस में है तो बहुत ज्यादा होगा। मतलब ये पहला नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे। सबसे ज्यादा गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर सॉलिड में। अब आप में सवाल है क्यों? अच्छी बात है भैया, क्यों आना चाहिए, क्यों आएगा, तभी तो आपको जानने की और इच्छा होगी। तो चलो उसी को जानते हैं कि ऐसा क्यों, गैस में इतना ज्यादा है पर सॉलिड में इतना क्यों। तो एक साफ साफ बता दूं कि द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट यानी एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है गैस की, और वहीं अगर सॉलिड की बता दूं तो जनरली सॉलिड इजीली एड्सॉर्ब होते ही नहीं हैं। ठीक, आप क्या लो, एक काम करो, रश के कुछ पार्टिकल्स ले लो, मतलब मेटल्स के कुछ स्मॉल पार्टिकल्स ले लो, और उसे क्या कर दो, पानी में डाल दो। अब क्या उसके अंदर पानी चला जाएगा? नहीं जाएगा भैया, वहां एड्सॉर्ब इजीली वो होंगे ही नहीं। मतलब जो एब्जॉर्बेंट का सरफेस उसके साथ इजीली मिक्स हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो इजीली सॉलिड एड्सॉर्प्शन शो ही नहीं करते। ठीक, सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन कौन शो करता है? गैस। अगर मान लो एक जगह से आपके घर पे कहीं मोमबत्ती या फिर अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती जल रही है, उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे पूरे रूम में तुरंत ही फैल जाएगी। बट आप क्या कर दो, कुछ और स्टेट, मान लो सॉलिड को अगर मान लो क्या कर दिया आपने, बर्न कर रहे हो, तो उसका स्मेल क्या होगा, जल्दी फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा। बट गैस बहुत जल्दी फैलेगा। ठीक, तो सबसे आखिरी में अपना पास को सिर्फ एक कंक्लूजन रखे चलो कि सॉलिड इजीली एड्सॉर्ब ही नहीं होते, बट गैस इजीली एड्सॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस की होगी। चलो ये अपना क्लियर है, गैस के लिए एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। अगर नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट तीन फेजेस फिर से है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक,
तो अगर हमारा एब्जॉर्बेंट क्या है, गैस है मान के चलता हूं, तो सबसे ज्यादा सबसे कम होगा गैस के लिए, सबसे कम लिक्विड के लिए, फिर थोड़ा सा ज्यादा, एंड सॉलिड के लिए बहुत कम। तो एब्जॉर्बेंट डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है कि कौन से टाइप का मेटल या फिर कौन से टाइप का स्टेट में कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एब्जॉर्बेंट की तरह यूज किया जाता है। तो सॉलिड के एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई रहता है। एज किसके लिए बेस्ट रहता है, वो एब्जॉर्बेंट यानी सरफेस के लिए अगर चुना जाए तो सॉलिड के लिए इजीली चुना जा सकता है, सॉलिड को इजीली, क्योंकि सॉलिड क्या एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी शो ही नहीं करते हैं, सॉलिड बहुत कम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर मैं मान लेता हूं ये क्या, मैंने इसको ले लिया लिक्विड, लिक्विड में क्या ऐड कर रहा हूं, एब्जॉर्बेंट यानी गैस ऐड कर रहा हूं, क्योंकि बेस्ट क्या है, एब्जॉर्बेंट गैस है, गैस को मैं लिक्विड में ले लिया हूं तो लिक्विड में क्या हो जाएगा, इजीली मिक्स अप हो जाएगा। बट अपने को ऐसा चाहिए ही नहीं, गैस के साथ इजीली मिक्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा, गैस तो होगा नहीं, लिक्विड भी बहुत कम चांसेस है, बट बेस्ट है सॉलिड। सॉलिड के ऊपर आप गैस डालो इजीली नहीं मिक्स होगा, मतलब यहाँ एब्जॉर्बेंट की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा सॉलिड शो करेगा। कंप्लीट है, चलो ये भी समझ आ गया, तो इसके लिए सॉलिड स्टेट सबसे ज्यादा बेस्ट आ जाएगा। तीसरा आता है केमिकल नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। केमिकल, अगर केमिकल नेचर की बात की जाए तो दो ही टाइप्स के केमिकल नेचर हो सकता है, या तो एक आयोनिक होगा या तो मॉलिक्यूलर होगा। क्या हो सकता है, आयोनिक, IONIC आयोनिक, और दूसरा हो सकता है मॉलिक्यूलर, MOLECULAR मॉलिक्यूलर। आयोनिक होगा या तो मॉलिक्यूलर होगा। अगर आयोनिक है तो बहुत बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ठीक, और अगर मॉलिक्यूलर फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम हो जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट आता है अपना, ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान एक और आपने पढ़ा था कि 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स तक इंक्रीज कर जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पास ये रूल्स यहाँ भी लागू होगा, चाहे एब्जॉर्प्शन हो या कोई भी चीज हो रहा हो, वो क्या हो रहा है, एक टाइप का रिएक्शन ही है। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए वो सारा चीजें एप्लीकेबल है, एब्जॉर्प्शन हो एब्जॉर्प्शन हो, ये टाइप क्या है, ये सारे के सारे एक और टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन ही है, रिएक्शन। तो यहाँ भी यही रूल फॉलो अप होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा रिएक्शन का। बट यहाँ दो चीज क्लियर रहनी चाहिए, हमारे पास दो फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, एक तो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एक कौन सा होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है फिजिकल। ठीक, केमिकल एब्जॉर्प्शन का जैसे फिजिकल से स्टार्ट करता हूं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो हमारे फिजिकल एब्जॉर्प्शन होते हैं वो बहुत कम स्टेबल होते हैं। पिछले लेक्चर्स में अपने ये सारी टॉपिक क्लियर कर लिया था। चलो, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो इसी कारण जब हम टेम्परेचर को एक सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ाते हैं तो सबसे शुरू में क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। मतलब एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इनके लिए, केमिकल के लिए इंक्रीज करता है। बट एक सर्टेन लिमिट के बाद वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि एक ब्रेक डाउन होके इसका भी लेवल डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये सर्टेन लिमिट के बाद ये भी अनस्टेबल की कंडीशन में आ जाएगा। अपन ने आप पिछले टॉपिक में कवर किया था कि दैट एक सर्टेन टेम्परेचर तक क्या होगा, वो एक सरफेस है, उसके ऊपर अगर कोई लेयर लगी है मान लेता हूं, ठीक, वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। केमिकल बॉन्ड आर दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट केमिकल बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ इजिली बॉन्ड्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे, उनकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, बट एक सडन लिमिट के बाद जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है, जिसे उस बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई किया जाएगा तो वो बॉन्ड टूट अप हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो ये शुरू में क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज करते हैं, बाद में डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक, तो ये भी समझ आ गया टेम्परेचर। अब प्रेशर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, तो इसके ऊपर आगे जाके पूरा का पूरा एक लेक्चर होने वाला है, मतलब इसी टॉपिक में कवर करेंगे, एक बड़ा सा टॉपिक, इसलिए प्रेशर को छोड़े दे रहा हूं। सरफेस एरिया के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है ये समझ लेते हैं। ठीक,
सरफेस एरिया मान के चलता हूँ एब्जॉर्बेंट की, तो एब्जॉर्बेंट की सरफेस एरिया या तो छोटा सा होगा या तो बड़ा सा होगा, दो ही केसेस है, छोटा बड़ा। ठीक, तो मान के चलता हूँ एब्जॉर्बेंट का अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा होता है। अगर सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होगा। ठीक, ये बात को दिमाग में बैठा लो, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है एब्जॉर्बेंट का तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होगा। ठीक, इसी तरह से सेम टू सेम एब्जॉर्बेंट के लिए भी यही केस आता है। चलो ये इसको लिखो जल्दी से, इसमें कुछ लिखना हो तो थोड़ी देर वेट किए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। अब इसमें जो अपन ने एक आखिरी पॉइंट छोड़ दिया है प्रेशर, प्रेशर के ऊपर पूरे का पूरा अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसीलिए इसको अलग से ये भी आ जाएगा फैक्टर सी, बट एक टॉपिक के रूप में इस पूरे को एक साथ ही देख लेंगे। प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है, हाईली डिपेंड करता है भैया, सही बात है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इसको एक फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं जिससे बोला जाता है, या फिर एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो इसे, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, FRENDLICH, स्पेलिंग गलत होगी तो देख लेना। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन ADSORPTION, एड्सॉर्प्शन ISOTHERMAL, आइसोथर्मल। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा। चलो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो इसके हिसाब से ये बोलता क्या है, सबसे पहले ये आपको समझ में दिमाग में आ रहा होगा। तो एक डेफिनेशन ले लेते हैं, दैट x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यही बोलता है ये। अब इसमें x/m भी लिख लेते हैं तो और ज्यादा आसान हो जाएगा समझाना। x क्या है, अमाउंट ऑफ ADSORBATE एब्जॉर्बेड, और m क्या है, अमाउंट ऑफ ADSORBENT एब्जॉर्बेंट। समझ में आया। चलो x क्या है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट, और m क्या है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट। आप समझाता हूं फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल, द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। यही अपना फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल समझाता है अपने को। और इसको और एक्सप्लेन में बोलेंगे और क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव मीनिंग में बोलता हूं मैं, तो दैट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, the rate of absorption of adsorbate on the surface of adsorbent is directly proportional to pressure। मतलब कितना amount of adsorbate surface, कितना amount of adsorbate adsorbent के surface पे लाई कर रहा है या फिर adsorb हो रहा है, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, कि मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई होगा। ये बात तो समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया, ये एक्सप्लेन करता है पूरा फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल। अब इसी में आता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैं सिंपल क्या यूज कर सकता हूं, एक कांस्टेंट के यूज करता हूं, और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाती है। अब भैया जो फ्रेंडलिच भाई साहब थे ये इन्होंने और कुछ बताया कि दैट ये इस इक्वेशन तीन चीजें उसके लिए हो सकती है। अब भैया प्रेशर जो है वो तीन टाइप्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, या तो प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा, लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर जो आसपास के हमारे जो प्रेशर रहते हैं वो मॉडरेट प्रेशर रहते हैं, हम मॉडरेट प्रेशर में जीते हैं। ठीक, बट जो और कहीं वाटर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ डेप्थ में तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है। ठीक, अगर वाटर के डेप्थ में कई किलोमीटर नीचे की बात करोगे तो बहुत ज्यादा भैया प्रेशर रहता है। वहां अगर इंसान बिना सूट के चल दिया, ठीक, तो ब्लास्ट ही हो जाएगा। ठीक, एकदम से किस तरह से एक काम करता है, ये स्पेस की तरह काम करता है वाटर की बहुत ज्यादा सतह नीचे, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं ऊपर से काफी फोर्स लगाते हैं, साइड से काफी फोर्स लगाते हैं, नीचे से काफी फोर्स लगाते हैं, तो ये आपके बॉडी को एकदम चपका कर देंगे, ब्लास्ट हो जाएगी भैया। ठीक, तो यह बात यानी है। ये सारी चीजें किससे एक्सप्लेन की जा सकती है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल से।
मतलब हम इसी के लॉज को इस्तेमाल करके चीजें बनाते हैं, कई चीजें, जैसे कि मास्क हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जाके आप देखेंगे। स्क्रू ड्राइवर से, या फिर बोल सकते हैं जो स्पेस सूट बनाया जाता है वो भी इसी का यूज करके बनाया जाता है। ये अपन छोड़ो, अपने को फ्रेंडली एग्जॉशन आइसोथर्मल समझना है। तो इसके हिसाब से 3 प्रेशर्स पे ही एग्जिस्ट करता है, या तो एक लो प्रेशर के लिए बनाया गया है, या तो हाई प्रेशर होगा, या तो मॉडरेट थोड़ा सा कम होगा, या थोड़ा ज्यादा होगा, या बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। 3 ही प्रेशर हो सकते हैं। तो तीनों के लिए इक्वेशन है। पहला इक्वेशन मैं मान के चलता हूं, सारे दो सबको मिटा रहा हूं। लो प्रेशर के लिए, फॉर लो प्रेशर, ठीक, फॉर हाई, सॉरी मॉडरेट लिख देता हूं, मॉडरेट प्रेशर। और तीसरा आता है फॉर हाई प्रेशर, ठीक। 3 प्रेशर्स आ जाएंगे, 3 प्रेशर्स की रेंज आ जाएंगी। लो प्रेशर के लिए क्या आ जाएगा आपका कंडीशन, दैट x बाय m इज इक्वल्स टू kp टू द पावर 1, ठीक। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा आपका, ब्लैक मार्कर का है भैया, मॉडरेट प्रेशर के लिए, दैट x बाय m इज इक्वल्स टू kp टू द पावर 1 बाय n। n कैन बी एनी नंबर, एनी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी, ठीक। फॉर अ हाई प्रेशर x बाय m इज इक्वल्स टू kp टू द पावर 0। ओह, p टू द पावर 0 मतलब क्या होता है, p टू द पावर 0 मतलब x बाय m इज इक्वल्स टू k भी लिख सकते हैं, बट ओरिजिनल आपका ये है, ये वाले को आप ध्यान के रखना, ठीक। ये लिख सकते हैं क्योंकि p टू द पावर 0 सम टू द पावर ऑफ 0 इज सेट टू बी 1, तो 1 इंटू हो गया, तो यही इक्वेशन आएगा अपना। चलो, जो हम फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल पढ़ते हैं अपने नॉर्मल डेली लाइफ में, या फिर यूज भी करते हैं, और जो हमारा को अपने को पढ़ना भी है, वो अपना मॉडरेट प्रेशर के लिए पढ़ना है। फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल x बाय m इज इक्वल्स टू kp टू द पावर 1 बाय n। बट अपने को पढ़ना किसके लिए है, सॉरी ये पढ़ते हैं अभी, बट ये थोड़ा वाला केस क्रिटिकल टाइप का, थोड़ा सा अजीब सा नहीं दिखने को मिल रहा है। x बाय m इज इक्वल्स टू k टू द पावर p टू द पावर 0, सॉरी k बोल रहा हूं, k इंटू p टू द पावर 0, p टू द पावर 0 मतलब यहाँ तो प्रेशर कहीं अपने को ये वाले इक्वेशन में देखने को मिल रहा है क्या, नक होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है आखिरकार, तो इस वाले केस के लिए बोला गया, पूछा गया कि इसका रीजन क्या है भैया, तो इसका रीजन उन्होंने ये बताया भैया कि जब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर में हो जाएगा, तो उस हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर के समय x बाय m यानी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड ही नहीं करता, किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। एट अ हाई प्रेशर x बाय m यानी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी प्रेशर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक। अब भैया पूछा गया ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि x बाय m की एक सडन वैल्यू के बाद, एक सडन इंक्रीज इन लेंथ के बाद, मतलब सॉरी अगर ये मेरे पास ऐसा है ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक। अब ये थोड़ा यहाँ पास अगर मैं बनाता हूं तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बट ऐसे जाके ये एक सडन लिमिट के बाद इंक्रीज ही नहीं होगा x बाय m की वैल्यू, ठीक। तो x बाय m की वैल्यू इंक्रीज ही नहीं करती, मतलब चेंज ही नहीं करती, इस कारण हमारा प्रेशर उस समय क्या हो जाता है, प्रेशर से इनफॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। एट अ हाई प्रेशर क्या होता है, एट अ हाई प्रेशर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, सिंपल आप ये लिख सकते हो, ठीक। अब ऐसा पूछा गया ऐसा क्यों होता है कि दैट x बाय m की यूनिट चेंज ही नहीं होती है, सिंपल समझ आ गया। पर अपने को समझना है किसके लिए, मॉडरेट प्रेशर के लिए पढ़ना है आगे, ठीक। तो बाकी सब इसको लिख लो, फिर आगे जाके रब करते हैं। 18 मिनट हो गए यार, चलो यार जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, मेरे को भी निकलना है, खेलने है। तो ये वाला प्रेशर x बाय m के लिए ग्राफ देख लेते हैं, इसके बाद मेरे को भी टाइम हो गया है। x बाय m के लिए ग्राफ क्या आएगा, ये इक्वेशन आया भैया, मेरे को याद है, आप भी याद कर लो। वैसे ही इस चैप्टर की एक खास मेरे को ये चीज अच्छी लगी, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको सारा जो ज्ञान मिलेगा थ्योरेटिकल ही है, ठीक। चलो, न्यूमेरिकल वे में आपको कुछ नहीं देखना है। ये मैंने बना लिया भैया एक ग्राफ, ठीक। अपना इक्वेशन क्या था, x बाय m इज इक्वल्स टू
के पी टू द पावर 1/n। ठीक, ये y एक्सिस आ जाएगा, ये x एक्सिस आ जाएगा, इधर साइड क्या आ जाएगा इक्वेशन x/m, और इधर साइड क्या इक्वेशन आ जाएगा, इधर प्रेशर मान के चलता हूं। ठीक, तो इसका ग्राफ कुछ अपन को इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक, अब इस सर्टेन वैल्यू के बाद ये इंक्रीज ना डिक्रीज होगा, कुछ ना होगा इसके यूनिट में, तो इसे ये आ जाएगा अपना फ्रेंडली साइड ऑप्शन आइसोथर्मल का ग्राफ फॉर अ मॉडरेट प्रेशर के लिए। किसके लिए, बाद में कंफ्यूज मत हो जाना, किसके लिए ग्राफ है, MODRAT, मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर के लिए ग्राफ है। ठीक, अब यहां पर से आपको देखने को मिल रहा है कि एक सर्टेन वैल्यू के, एक सर्टेन प्रेशर के बाद ये इसकी वैल्यू उसको इंक्रीज ही नहीं कर रही है, x/m की वैल्यू, मतलब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, और उस वैल्यू जहां पास रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं किया जाता है उसे PS बोर्ड से डोनेट किया जाता है। मतलब प्रेशर बढ़ाते रहो भैया, आप प्रेशर में क्या कर रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, इधर प्रेशर इंक्रीज करेगा, इधर 0 रहा होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्रेशर बढ़ा रहा हूं, बट क्या हो रहा है, मेरा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, ये एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये कांस्टेंट सा जा रहा है। तो उस प्रेशर पे, जिस प्रेशर के बाद हमारा ये काम होना बंद हो जाएगा, मतलब इसका पीक वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, उस प्रेशर को बोला जाता है PS। PS यानी सैचुरेशन प्रेशर। व्हाट इज PS? PS इज सैचुरेशन प्रेशर, SATURATION सैचुरेशन, PRESSURE सैचु। व्हाट इज सैचुरेशन प्रेशर? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भैया, सैचुरेशन प्रेशर क्या है? ओहो, सैचुरेशन प्रेशर वो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ प्रेशर की है जिस समय के बाद हमारा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज ना डिक्रीज, मतलब एक कांस्टेंट फेज में जाता रहेगा, उसे क्या बोला जाएगा, सैचुरेशन प्रेशर। चलो, ये टॉपिक क्लियर है, फ्रेंडली साइड एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म। अब इसी के वैल्यू को थोड़ा सा और आगे डीपली एक्सप्लेन करते हैं। ये तो आ गया एक नॉर्मल सा ग्राफ। अब आप बोल दिया कि भैया इसके लिए इंटीग्रेट नहीं बोलेगा, इसके लॉगेड बोल देगा कि लॉग्ड वाला ग्राफ शो करो, तो क्या करोगे आप? ठीक, वैसा बोल दिया तो अपने पास उसका भी सोल्यूशन है। मैं हूं ना, आप पढ़ रहे हैं भैया JP वर्ल्ड क्लासेस, तो एक लाइक हो जाए। चलो भैया, सब फालतू के काम है, अपने को पढ़ने से सिर्फ मतलब है। नेक्स्ट आता है कि इसको दोनों साइड को अगर मैं लॉग कर देता हूं, तो log ऑफ x/m लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू log k। और आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में नहीं पढ़ा तो इस समय मैं पढ़ा देता हूं, दैट ये इसकी जो पावर रहेगी वो पॉजिटिव टर्म्स में और पॉजिटिव में टर्म्स में आ ही जाएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म्स में आएगी, और किसमें एडिशन में आ जाएगी, और ये किसका हो जाएगा, log ऑफ p। सेम टू सेम यही चीज को अपन ने कहा पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। वहां अपने पास क्या था, एक इक्वेशन आपको e टू द पावर माइनस EA बाय RT, एक इक्वेशन, अरिनियस इक्वेशन आपको इस तरह से कुछ मिल रहा था। ठीक, तो अपन ने क्या इसको कंसीडर नहीं किया था, डायरेक्ट अपन ने क्या लिख दिया था, माइनस EA बाय RT लिख दिया था। ठीक, ये ऐसा कुछ इस तरह से इक्वेशन, अरिनियस इक्वेशन से लिख दिया था, क्योंकि log e टू द पावर 1, log e टू द पावर क्या होता है, 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो समय इसीलिए e को कंसीडर नहीं किए थे, बट यहाँ p की सम वैल्यू होगी, इसीलिए p को यहाँ कंसीडर करके चलते हैं। ठीक, तो पिछला वाला इक्वेशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसको छोड़ो, अभी आपने को ध्यान देना है, ये आ गया इक्वेशन। ठीक, और इसको पिछले फिजिक्स के भी चैप्टर्स में मैंने इसको पूरी तरह से वेल एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां जाके भी इस चीज को देख सकते हो। चलो भैया, आगे इसका ग्राफ बनाते हैं, ज्यादा बकर बुकर नहीं। तो ये इस तरह से किसका वैल्यू हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx लिख सकता हूं, और y इज इक्वल्स टू c प्लस mx, और y इज इक्वल्स टू mx प्लस c किसकी इक्वेशन है, जल्दी बोलो। हाँ, एक ने बोला स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही, STRAIGHT स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक, तो इस इक्वेशन को अब भैया जो ग्राफ आएगा उसको तो आपसे एक सिंपल सा आइडिया हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। चलो ग्राफ ड्रॉ भी कर देते हैं तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इधर क्या हो जाएगा log ऑफ x बाय m, और इधर क्या आ जाएगा log ऑफ p। ठीक, इधर साइड इंक्रीज होगा, ये इधर साइड। अब एक सर्टेन सी वैल्यू आएगी, जो आएगा आपका log के आएगा, एक कांस्टेंट टाइप का आ जाएगा कि उस वैल्यू के बाद ही आपका इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन
मिल जाएगा। ठीक, बाद में अगर इसका स्लोप नेगेटिव होता तो ये क्या हो जाता है, जस्ट ऊपर से नीचे आता, बट इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ये वाला स्लोप आपको इसको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो ये क्या आएगा, ऊपर चढ़ेगा, खुर खुर। चलो इसको लिख लो। आगे कुछ बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। आज एक अपना फ्रेंडली एग्जॉशन आइसोथर्मल, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक, चलो तो आपका कुछ एप्लीकेशंस है जो कि एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड है कि क्या क्या एप्लीकेशंस है। सिंपल, आप डे टू डे लाइफ में आजकल उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं? जी हाँ भाई, आजकल क्या चल रहा है, कोविड-19 का जमाना चल रहा है, हम सब कोविड-19 से डरे हुए हैं, तो घर से बाहर निकलते हुए भैया कोरोना वायरस से बचें, दूर से संपर्क बनाए रखें, दूर से दूरी बनाए रखें, ठीक, डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करें और मास्क पहने। तो बोला है ना भाई, मास्क, जी हाँ भाई, मास्क बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एडजॉर्प्शन प्रोसेस का। एडजॉर्प्शन के अब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्या क्या एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशंस हैं। तो पहला समझ लेते हैं, आजकल जो डे टू डे लाइफ में समझ रहे हैं, पहन रहे हैं, यूज कर रहे हैं मास्क। मास्क बनाने के लिए बहुत ज्यादा एडजॉर्प्शन के सारे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ महंगे मास्क हो जाते हैं, जैसे कि N95, N99 मास्क। तो ये सारे मास्क में जनरली एक साइड एक लेयर रहती है, बाहर में एक सॉफ्ट लेयर, बाहर में एक अंदर में एक कपड़े की बाहर लेयर रहती है जनरली, ठीक, और उसके बीच में एक लेयर रहती है चारकोल की, जनरली बोल सकते हो आप, उसमें प्रेजेंट रहता है आपका पाउडर चारकोल। चारकोल पाउडर, चारकोल मतलब छोटे छोटे पीस ऑफ चारकोल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये चारकोल्स क्या करते हैं, जो भी बाहर से डस्ट पार्टिकल्स या फिर एयर पॉल्यूटेंट्स या फिर कुछ पॉल्यूशन टाइप का आता है, तो उसे क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर ही प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका पहला मास्क। ठीक, मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपका कलर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो फूड पार्टिकल्स, जो फूड सब्सटेंस हो गए, जैसे आपका जूस हो गया, दूसरा हो गया वेजिटेबल सॉइल्स, तो इनका परमानेंट कोई ना कोई कलर रहता है। ठीक, तो उस कलर को रिमूव करने के लिए एड्जॉर्प्शन के प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया जाता है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। वहां कुछ एक्टिवेटेड चारकोल्स को ऐड कर दिया जाता है और जिसके कारण वो सारे के सारे कलर्स को सक कर लेते हैं और आपको एक स्पेसिफाइड कलर मिल जाता है। ठीक, तो कलर्स को रिमूवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा केमेटोग्राफीज में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा आ जाता है आपका शुगर फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर के लिए। तो बहुत सारे और इस्तेमाल हैं, तो आप एक दो इस्तेमाल मेरे को जल्दी जल्दी कमेंट में भी बता देना। ठीक, चलो, और अपना नाम मत लिखना भूलना है। चलो, आपको एक क्वेश्चन भी है, बिना मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो आप होपफुली उसका आंसर जरूर देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कोलाइड्स के बारे में। कौन कौन जानता है कोलाइड्स के बारे में? चलो भैया, अगले वीडियो पे क्लिक करो इधर और मिलते हैं अगले वीडियो पे, बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।